ल सुन्ने काम गर, अब बोल्ने काम नगर्नु। ल आज हामी कुरा गर्छौँ न्युटन्सको तेस्रो नियमको बारेमा। चार्ल्स मन्दी न्युटनले दिएको जुन तेस्रो नियम छ त्यो तेस्रो नियमलाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हिजोसम्म हामीले दुईवटा नियमको बारेमा, न्युटनको पहिलो नियम जसले बललाई डिफाइन गर्छ र न्युटनको दोस्रो नियम जसले बललाई मेजर गर्छ, जसमा हामी F बराबर ma प्रमाणित गरेका थियौँ हैन। जसमा तिमीलाई बताएका थिए कि कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न प्रवेग त्यस वस्तुमा लगाएको बलसँग समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ भने त्यस वस्तुको पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। अनि यसैको आधारमा हामीले F बराबर ma लाई प्रमाणित गरेका थियौँ। ठिक छ। ल अब हामी कुरा गर्छौँ हाम्रो के को बारेमा त न्युटनको तेस्रो नियम। र न्युटनको तेस्रो नियमलाई बुझ्नुभन्दा पहिले तिमीहरूलाई म जुन सन्तुलित बलको बारेमा पढाएका थिएँ त्यसलाई अलिक ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सन्तुलित बलमा तिमीहरूलाई म के बताएका थिएँ भने किनभने त्यो दुवै मिल्दोजुल्दो छ तर फरक कुरा हो। सन्तुलित बलमा तिमीलाई के बताएको थियो, जस्तै एउटा वस्तु छ ठिक छ, अब यो वस्तुमा यतातिरबाट म फोर्स लगाउँछु र अर्को मानिसले यतातिरबाट फोर्स लगाउँछ। मानौँ कि यताबाट लगाएका फोर्स 20 न्युटन छ र यही वस्तुमा यतातिरबाट लगाएका फोर्स पनि कति छ त 20 न्युटन छ। अर्थात् यो वस्तुमा दुई दिशाबाट, दुई विपरीत दिशाबाट कतिको फोर्स लागिरहेछ त 20 न्युटनको फोर्स लागिरहेछ। त के यो वस्तु चालमा आउन सक्छ? त यस्तो प्रकारका बललाई हामी के बताएका थियौँ त सन्तुलित बल। त सन्तुलित बलको कारणले गर्दा वस्तु चाहिँ कहिले पनि चालमा आउँदैन, किनकि जसरी ब्यालेन्स फोर्स हुन्छ नि त त्यसको जम्मा बलको परिमाण कति भइहाल्छ त 0 हुन्छ। त जम्मा बलको परिमाण 0 भन्नुको वस्तु चालमा आउनु कि नआउनु? नआउनु नै हो। कुरा बुझ्नुभयो न। तर यसमा हामी के गर्छौँ भने यहाँ पनि एउटाको कारणले गर्दा अर्को दिशामा फोर्स त लाग्छ तर एउटै वस्तुमा यहाँ लाग्दैन। जस कारणले गर्दा के हुन्छ त एउटाको मोमेन्टको कारणले गर्दा एउटामा एकातिर लाग्ने फोर्सको कारणले गर्दा अर्कोतिर त्यही फोर्स के त ट्रान्सफर भएर त्यो अर्को दिशामा त के त चालमा आउँछ। यो हाम्रो के त न्युटनको तेस्रो नियमले भनेको छ। कुरा बुझ्नुभयो न। यसका धेरै प्रकारका एक्जाम्पलहरूको बारेमा पनि हामी के गर्छौँ त छलफल गर्नेछौँ न्युटनको तेस्रो नियमको आधारमा। अनि त्यसपछि त्यो एक्जाम्पलबाट हामी बुझ्छौँ यहाँ क्रिया र प्रतिक्रिया के हो भन्ने कुरा हैन। यस्ता धेरै कुराहरूको बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। अर्थात् यसको निचोरमा हामीले के बुझ्छौँ कि हरेक क्रियामा बराबर तर प्रतिक्रिया कस्तो त विपरीत हुन्छ भन्ने कुरा हामी यो न्युटनको तेस्रो नियममा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हरेक क्रियामा बराबर तर प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ त विपरीत। बराबर हुन्छ तर प्रतिक्रिया भनेको कस्तो हुन्छ त विपरीत हुन्छ। एक्सन इक्वल तर रिएक्सन के हुन्छ त अपोजिट हुन्छ। यस कारणले गर्दा के हुन्छ त वस्तु चालमा आउँछ कि आउँदैन हो। यस कारणले गर्दा वस्तु के हुन्छ त चालमा आउँछ। तर सन्तुलित बलमा के त एउटै वस्तुमा दुईटा फोर्स मतलब दुई दिशाबाट फोर्स लागिरहेको थियो तर दुवै फोर्स के थियो त इक्वल भएको कारणले गर्दा र एउटै वस्तुमा लाग्नु भएको कारणले गर्दा के त त्यो वस्तु चालमा आएका थिएन। तर यसमा के हुन्छ त वस्तु चालमा आउँछ कि आउँदैन? एउटाको कारणले गर्दा त्यसकै ठ्याक्कै विपरीत दिशामा वस्तु केमा आउँछ त चालमा आउँछ। अनि त्यसकै फलस्वरूप हामीले मतलब त्यसलाई के त युज गर्न सक्छौँ। जस्तै अब तिमीहरू धेरै प्रकारका एक्जाम्पलहरू यहाँ हेर्न सक्छौ हैन। जुन एक्जाम्पल तिमीहरूको बुकमा पनि दिएछ त्योभन्दा पहिले केही कुराहरू दिएको छ। भन्छ क्रिया र प्रतिक्रियामा बराबर परिमाण र विपरीत दिशामा भए तापनि एकअर्कालाई यो रद्द गर्छ। यदि रद्द गर्थ्यो, रद्द कहाँ गर्छ? सन्तुलित बलमा। एउटै वस्तुमा दुईतिरबाट फोर्स लागेको हुन्छ तर यसमा के हुन्छ त दुईतिरबाट जुन फोर्स मतलब अलग अलग दिशामा जुन बल लाग्छ खास गरेर त्यो एक अर्कोलाई के गर्छ त यसले रद्द गर्न सक्दैन। भनेको छ कि क्रिया र प्रतिक्रिया बराबर परिमाणमा हुन्छ। के हुन्छ त परिमाण के हुन्छ त बराबरमा हुन्छ तर पनि के हुन्छ त यसले एकअर्कालाई के गर्छ त रद्द गर्न सक्दैन। यदि रद्द गर्न सकिथ्यो भने के हुन्थ्यो त हाम्रो टोटल माने नेट फोर्स कति हुन्थ्यो त 0 भइहाल्थ्यो। अनि त्यस्तो अवस्थामा वस्तु चालमा आउँथ्यो? आउँदैन थियो। भन्छ कि जब दुई बराबर र विपरीत एउटै वस्तुमा लाग्छ, अभी तक लिए बराबर आ विपरीत जेना एमरो से फोर्स लगले एमरो से फोर्स लगले लेकिन एकैटा वस्तु में फोर्स लगले तो वस्तु कथी में नहीं होते त चाल में नहीं होते हैन। एउटै वस्तुमा लाग्छ तब मात्र परिमाणात्मक बलको जम्मा परिमाण कति हुन्छ त 0 हुन्छ। तर के हुन्छ क्रिया र प्रतिक्रिया दुई फरक वस्तुमा यदि लाग्यो भने के त्यहाँ जम्मा बलको परिमाण 0 हुन्छ? हुँदैन। त यहाँ यसरी हामीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ न्युटनको तेस्रो नियममा के हुन्छ त यहाँ पनि फोर्स जुन हुन्छ नि एकअर्कामा के हुन्छ त विपरीत हुन्छ तर एउटै वस्तुमा हुन्छ कि फरक वस्तुमा हुन्छ। जस कारणले गर्दा त्यसलाई हामीहरू कार्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। कुरा बुझेको होइन त? यो सन्तुलित बल जस्तै नबुझ्याले तिमीहरू फेरि यसलाई। त्यसपछि भन्छ
त्यसैले क्रिया र प्रतिक्रिया एकअर्कालाई के गर्छ रद्द गर्न सक्दैन, अर्थात् के हुन्छ त त्यसलाई हामी कार्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। वस्तु केमा आइहाल्छ त चालमा आउन सकिन्छ। कुरा बुझ्यो? यसका धेरै 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 एक्जाम्पल दिएको छ तिमीहरूको बुकमा, जुन एक्जाम्पलबाट हामी राम्रोसँग प्रष्ट हुन्छौँ कि वास्तवमा न्युटनको थर्ड लको आधारमा हामी कसरी कार्य गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तै तिमीहरू पहिलो फिगरमा देख्न सक्छ यहाँ, होइन? त्योभन्दा पहिले यहाँ क्रियाकलाप नम्बर 7.1 देखाउँछ कुनै वस्तुले दोस्रो वस्तुमा बल लगाउँदा दोस्रो वस्तुले पनि पहिलो वस्तुमा सोही मान बराबर तर ठिक विपरीत दिशामा बल लगाउँछ। यसरी दुई वस्तुमा लाग्ने जोडी बलहरूमध्ये एउटालाई क्रिया र अर्कोलाई हामी के हुन्छ त प्रतिक्रिया। त अब यहाँ क्रिया र प्रतिक्रिया कसलाई भन्ने? जस्तै हामी कुनै वस्तुमा बल लगाउँछौँ त त्यसको ठ्याक्कै विपरीत दिशामा के हुन्छ त बल लाग्छ। त जसमा हामीले बल लगाउँछौँ त्यो के भयो त क्रिया। जसमा सुरुवातमा बल लाग्छ त्यो के हुन्छ त क्रिया, र त्यसको फलस्वरूप त्यसको ठ्याक्कै विपरीत दिशामा जुन बल लाग्छ त्यो के हो त प्रतिक्रिया। त यहाँ हाम्रो न्युटनको तेस्रो नियम अनुसारमा क्रिया र प्रतिक्रिया बुझ्नु अति आवश्यक छ। जस्तै तिमीहरूले म भन्न सक्छु, जस्तै बन्दुकबाट गोली छोड्दा पहिले गोली निस्किन्छ कि पहिले बन्दुक पछाडि आउँछ? पहिले के हुन्छ? गोली निस्केपछि त्यसकै के हुन्छ त परिमाणस्वरूप बन्दुक के हुन्छ त पछाडि आउँछ। त बन्दुकबाट गोली निस्कनु के भयो त क्रिया कि प्रतिक्रिया? क्रिया भयो। र बन्दुक पछाडि आउनु के भयो त हो। त बन्दुक जब त्यही फोर्सले पछाडि आउँछ नि त बन्दुक चलाउने मान्छे जुन हुन्छ सुटरहरू तिनीहरूले बन्दुकलाई के गरेको हुन्छ त जोडले आठ दिएर समातेका हुन्छ कि त्यत्तिकै फुल्काले समातेका हुन्छ? ओकरा एकदम जोर से पकड़ने रही कैला। अगर वो जोर से नहीं पकड़ के बंदूक से गोली छोड़ती ना तो वो हिड़ सकी हमें, गिर सके, लड़ सकी हमें। समझ में आयल क्या है? क्वेश्चन पूछते अहाँ के बन्दुकबाट गोली छोड्दाखेरि जुन मान्छे हुन्छ नि बन्दुक चलाउने मान्छे त्यसलाई जोडले आठ दिएर समातेको हुन्छ किन? त कहिसकेपछि नि कैला न्युटनको तेस्रो नियम अनुसार जसरी बन्दुकबाट गोली निस्किन्छ त्यही फोर्सले विपरीत दिशामा के हुन्छ त फोर्स मतलब बन्दुकको जुन समातेको मान्छे त्यसको ठ्याक्कै विपरीत दिशामा, माने बन्दुकबाट जुन गोली निस्केको हुन्छ नि त गोली निस्केको हुन्छ यो दिशामा, त्यसको ठिक विपरीत दिशामा त्यतिकै फोर्स पनि लाग्छ। त त्यो फोर्सको कारणले गर्दा त्यो मान्छे के हुन सक्छ त लड्न सकिन्छ। यस कारणले गर्दा त के हुन्छ बन्दुकलाई जोडले समातेको हुन्छ ताकि सजिलैसँग त्यो नलड्न सकोस् भनेर, होइन? त्यसलाई आठ दिएको हुन्छ। कुरा बुझ्नु होइन? त यहाँ क्रिया र प्रतिक्रियाको बारेमा पनि बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ। पहिले के हुन्छ क्रिया कि पहिले प्रतिक्रिया हुन्छ? पहिले एक्सन त्यसपछि रिएक्सन हुन्छ नि। कुरा बुझेको होइन? जस्तै अब डुङ्गा ख्याउँदो कति बुझ्छ तिमीहरू? डुङ्गा ख्याउनु कति बुझ्छ? पानीमा जब नाउ चलाबी न कति कति छ डुङ्गा खियाउने। त डुङ्गा ख्याउने क्रममा के हुन्छ त जुन बोट चलाउने मान्छे हुन्छ नि त्यो मान्छेले के गरेको हुन्छ त पानीलाई के हुन्छ त पछाडि धक्लिरहेको हुन्छ। देख्ने छी जेहने पछाडि पानीके धक्लित रहे जत्ते फोर्स पानीके पछाडि धक्लित रहे ओकरा ठ्याक्कै ओकरा विपरीत दिशामा कथी होता उतने फोर्स कथी होता लगी जत्ते फोर्स पानी के पछाड़ी धकलिए तितने फोर्स से डुंगा कथी होता के अगाड़ी बढ़ी। तो ये पानी के पछाड़ी धकलना क्रिया भेलै कि डुंगा के अगाड़ी बढ़ना क्रिया भेलै से पहले कथी भेलै डुंगा अगाड़ी जाए कि पहले पानी पछाड़ी जाए? पहले पछाड़ी के पानी के पछाड़ी करै छी तब न डुंगा अगाड़ी जाए। तो डुंगा पछाड़ी जानु के होता सॉरी पानी पछाड़ी धकेल्नु के भयो त क्रिया। तो यसकै फलस्वरूप त्यसको ठ्याक्कै विपरीत दिशामा डुंगा के होता अगाड़ी जान्छ। कुरा बुझ्यो? तो न्यूटन्सको थर्ड लॉ को आधारमा यहाँ के त क्रिया के भयो त हामीहरूको पानीलाई पछाडी धकेल्नु क्रिया हो भने डुङ्गा त्यसकै फलस्वरूप के हो त त्यसकै विपरीत दिशामा अगाडि जान्छ त्यो के हो त प्रतिक्रिया हो। तो न्यूटनको थर्ड लॉ एप्लाई यसमा भइरहेको हुन्छ। डुङ्गा चलाउने क्रममा पानी हैन पानीमा जब डुङ्गा चलाइरहेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा के त हाम्रो न्यूटनको तेस्रो लॉ को आधारमा त्यो के त डुङ्गा चलिरहेको हुन्छ। कुरा बुझेको हैन? पानीमा पौडी खेल्दा सुन्नुको ध्यान है लड्के पानीमा पौडी खेल्दा के हुन्छ त हामी पानीमा त्यतिकै पानीमा पौडी खेल्न थाल्छौँ कि त्यसमा केही आफ्नो बडीमा मुभमेंट पैदा गर्नुपर्ने हुन्छ कि हुने ना पानी में चल जाओ कथी कहै छी आप हेले लगबे मतलब अपने नहीं हेलते ना होते जेना अहाँके पानी में हेले कहबे स्विमिंग करे कहबे तो अहाँ सब देखने हो पानी के पछाड़ी धकलित रहे तो शरीर कतऽ जाइत रहत तो जते फोर्स से पानी के पछाड़ी धकेबे ना तो अहाँके बॉडी उतने फोर्स से ओकरे ठेके विपरीत दिशा में अगाड़ी में जाइत रहे। तो यहाँ पानी धकेल्नु के भयो त क्रिया र त्यसको फलस्वरूप बॉडी अगाडि जानु के भयो त प्रतिक्रिया। तो यही क्रिया र प्रतिक्रिया के कारणले गर्दा माने हामी एक्सन गर्छौं माने एक्सन दिन्छौं केलाई पानीलाई पछाडी धकेलेर त त्यसकै फलस्वरूपमा हाम्रो रिएक्सनमा के देख्छौं हामी त हाम्रो बॉडी अगाडि जान्छ अनि यही प्रोसेसबाट हामी के गर्छौं त पानीमा पौडी खेलिरहेका हुन्छौं। यो अब यस्तो छ के अब त्यो दिन गडबडाइहाल्यो अलि भिडियोमा साउन्डै खत्म भइहाल्यो त्यही भएर म दोहोऱ्याइदिन्छु ल। त्यसपछि
अझै पनि एक्जाम्पलहरू दिएको छ। रकेटबाट जुन हाम्रो के त धुवाँ निस्किरहेको हुन्छ, त रकेटबाट निस्किएको जुन आगोको मुस्ला धुवाँ हुन्छ त्यो तलतिर हुन्छ कि माथितिर हुन्छ भन्छ त रकेट कतातिर गइरहेको हुन्छ त त्यही जुन धुवाँहरू त्यसबाट जुन निस्केको हुन्छ रकेटलाई पर्यवेक्षण गर्दा रकेटलाई जब हामी छोड्छौँ त त्यसबाट निस्केको जुन धुवाँ जस्तै पदार्थहरू हुन्छ नि जति फोर्सले त्यो तलाइरहेको हुन्छ त्यही फोर्सले रकेटलाई के त माथि धक्लिरहेको हुन्छ। अर्थात् यहाँ त धुवाँ निस्कनु के भयो त रकेट माथि जानु कुरा बुझ्नमा आयो काइन भन्छ। त्यसपछि चरा जब उड्छ आकाशमा चरा उड्दाखेरि के हुन्छ हावालाई त्यसले के कतातिर फ्याल्छ पछाडितिर अनि त्यसकै फलस्वरूप ठ्याक्कै त्यसकै विपरीत दिशामा अगाडितिर चरा के हुन्छ त उड्ने गर्छ। कुरा बुझ्नमा आयो काइन। त यस प्रकारले के त हरेक क्रियामा बराबर हरेक काममा किन त बराबर तर प्रतिक्रिया कस्तो छ त विपरीत छ। हरेक क्रियामा बराबर को त फोर्स बराबर तर प्रतिक्रिया कस्तो भइरहेछ त हाम्रो विपरीत भइरहेको छ। अनि यस कारणले गर्दा बडी केमा आउँछ त चालमा आउँछ। कुरा बुझ्नु होइन। अनि यसकै फलस्वरूप हामीले धेरै यस्ता कार्यहरू छ जसलाई सघाउन सक्छौँ। जेना अपना सब चलै छी त केला गाडीमा बढी बुझिया छ चललाके बाद जेना अपना सब चलै छी त गाड़ीमे एकला बढ़ि रहल छी कारण बुझिए कैलाकि जेहने ई जे खुट्टा उठाबै छी ने खुट्टा त ई अपना सब खुट्टा से ई जे गोड़ हबे ने गोड़ एहि गोड़ से धरती के पछाड़ी धकले छी जेहने पछाड़ी धकले छी त कतै तक अगाडि बढ़ै छी। त यहाँ पनि न्यूटनको तेस्रो नियम लागू भइरहेको छ। हामी जब हिड्ने काम गर्छौँ नि त त्यहाँ पनि न्यूटनको तेस्रो नियम लागू भइरहेको हुन्छ हैन। त्यस्तै हामीहरूको गोली हान्दाको कुरा हामी गरि नै सकेका छौँ। त यसमा तिमीहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि प्रकारको यसमा कारण क्वेसन सोधियो भने हामीले गर्ने के थाहा छ तिमीहरू क्रिया र प्रतिक्रियालाई जनाइदिने। कुरा बुझ्यो बुझेन। क्रिया र प्रतिक्रियालाई जनाएर त्यसको एन्सरलाई लेख्ने काम गर्ने। जना बन्दुक छोड्दा तिमीलाई सोच्छ बन्दुकबाट गोली छोड्दा बन्दुकको अगाडि जान्छ र के त हाम्रो के त बन्दुकको गोली अगाडि जानु र के त बन्दुक पछाडि आउँछ किन यस्तो क्वेसन सोध्छ। तिमीलाई सोध्छ के त डुङ्गा खियाउने क्रममा के हुन्छ त पानीलाई पछाडितिर धक्लिन्छ किन यही सबको एन्सर आन्सर कहिसकेपछि नि कहिसकेपछि मान्छे चल्दा खुट्टालाई पछाडितिर धक्लिन्छ किन यो सबैको एन्सर एउटै हो। त्यसमा तिमीहरू क्रिया र प्रतिक्रियालाई देखाउँदै प्रश्न गरिदिने। कुरा बुझ्नु भयो हैन। ल त यो थियो हाम्रो के त न्यूटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम। अब यो नियमलाई प्रमाणित गर्नको लागि ध्यान दिनु है यो नियमलाई प्रमाणित गर्नको लागि तिमीहरूलाई के दिएको छ त एउटा बेलुन डोरी र को सहायताबाट र अन्य प्रकारका जुन हाम्रो के त वस्तुहरू लिएर हैन क्रिया र प्रतिक्रिया के हो भन्ने कुरालाई हामी बुझ्न सक्छौँ। जुन तिमीहरूको पेज नम्बर कतिमा त 119 पेजमा तिमीहरू हेर्न सक्छौ दुईटा वस्तु लिएको छ 8 दिनको लागि हैन र डोरी लिएको छ बेलुन लिएको छ। त्यसपछि डोरीभित्र के त एउटा अब स्वतन्त्र रूपले चल्न सक्ने एउटा के त पाइप लिन सक्छौँ हामीहरू अथवा अन्य प्रकारका कुरा लिन सक्छौँ। पराललाई पनि लिन सक्छौँ। त्यो डोरीमा पसाएर त्यसमा टेप सारिदिएर बेलुनमा हावा भर्ने। कुरा बुझ्यो। र हावा भरिसकेपछि के हुन्छ ध्यान दिएर सुने हावा भरिसकेपछि के हुन्छ भने बेलुनलाई जब हामी के गर्छौँ भने बेलुनमा हावा भरेर के गर्छौँ त्यो टेपको साथबाट त्यसलाई त्यसमा साटेर डोरीमा पहिलेदेखि हामी पसाइदिएका हुन्छौँ। जसरी हामी बेलुनको मुखलाई छोड्छौँ त के हुन्छ हावा कहाँतिर भाग्छ त जुन दिशामा हावा जान्छ त्यसको ठ्याक्कै विपरीत दिशामा के हो त बेलुन पछाडितिर आउँछ। कुरा बुझ्यो होइन। यो कुरा तिमीहरूलाई म गएर देखाउँछु टेन्सन लिनु पर्दैन। कुरा बुझ्यो। यो एक्सपेरिमेन्ट तिमीलाई गएर म देखाइदिन्छु कि कसरी हुन्छ भनेर। मतलब यो एक्सपेरिमेन्टबाट हामी के बुझ्छौँ भने खास गरेर न्यूटनको तेस्रो नियमलाई तिमीलाई कहिले काहीँ सोध्छ न्यूटनको तेस्रो नियमलाई प्रमाणित गर्ने कुनै एउटा क्रियाकलापद्वारा यसलाई व्याख्या गर्नको लागि भन्छ प्रमाणित गर्नको लागि भन्छ। त सेम तिमीहरू त्यही कुराहरू लेखिदिने। पहिला के गर्ने त कुन सामग्री चाहियो त्यसपछि यसको विधि र निष्कर्ष यो दुई तीनवटा कुरा लेख्दाखेरि पुगिहाल्छ। त हामी निष्कर्षमा के बुझ्यौँ हरेक क्रियामा बराबर तर प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ त विपरीत हुन्छ। अनि यसलाई नै न्यूटनको चाल सम्बन्धी कुन नियम भन्ने त तेस्रो नियम। कुरा बुझ्यो। अब आयो इलास्टिसिटी र प्लास्टिसिटी। यो इलास्टिसिटी र प्लास्टिसिटी के हो अलि ध्यान दिएर सुन्ने काम गरे। इलास्टिसिटी र प्लास्टिसिटी कहीं चीज़ के ध्यान से बुझे के प्रयास करब अहाँ सब कि इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी कथी है। जेना एगो बात कहूँ तो कोनो वस्तु में अपना सब बाहरी असंतुलित बल लगेबै ठीक है। जेना ई देख रहल छी ई मोबाइल के कवर है तो एकरा में बाहरी असंतुलित बल लगा के कथी कली तो मोड़ देली तो छोड़ला के बाद फिर कथी बोलते एकरा छोड़ जेना एकरा हम फोर्स लगली तो मुड़ा गल नहीं मुड़ा गल लेकिन एक फिर छोड़ देवे तो पहले के अवस्था में अलिक नहीं अलिक नहीं से कहूँ तो ऑल नहीं। लेकिन एगो बात कहूँ तो माटी तो सबको देखने छी माटी से ईंटा कथी से बनी तो अपना सब माटी से। कहीं का ध्यान से सुनो ध्यान सुनो कहीं का हमारा आवाज़ कम भगल कंठ दुखाए अब ए बोलने काम न करो
ईंटा जब पथित रही अथी समय चिलमी अथी समय ईंटा भट्टा समय तहाँ देखने होबे तो ईंटा जब पथी तो ओकरा जई आकार में ढाल दी तो ही आकार में सब दिन के लगी रह जाए कि फिर उ पहले जखा आकार में चिलबी एक बार जई आकार में ढाल दी तो ही आकार में जाए कि फिर जना एकरा आकार के चेंज कर दिली बाहरी फोर्स लगा के चेंज कली के लिए आ फेन छोड़ली तो किनका काल में कौन अवस्था में चलिए पहले के अवस्था में तो जरा में बाहरी फोर्स लगेला के बाद ओकर आकार चेंज हो गए लेकिन चेंज होला के बाद फिर पुनः पहले के अवस्था में आकार में अगर चल अल तो एहन प्रकार के कथी चीज नेचर के कहते इलास्टिसिटी कभी कभी तो आ जरा में फोर्स लगेला के बाद ओकर आकार चेंज कर दिली केला के बाद फिर ओकरा पुनः पहले के आकार में अगर नहीं अल तो ओकरा कथी कहब प्लास्टिसिटी। ई कौन गुण के कारण से पहले के आकार में चल इलास्टिसिटी की प्लास्टिसिटी ई कौन गुण के कारण से मतलब एक एना के दबैली या फिर एना भ गेलै इलास्टिसिटी कारण से। आ ईंटा सब जे बनल है कोनो मूर्ति सब बनल है कोनो धातु के कथु सब बनल है ई बिल्डिंग सब बनल है तो एकरा में कथी कहू तो प्लास्टिसिटी समझ में निकल तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के हम अहाँके सरल भाषा में समझावे के प्रयास करी अहाँ सब बुझली कि नहीं से कहू तो मतलब बाहरी फोर्स लगेला के बाद ओकर आकार चेंज होता है फिर वही आकार में सिलते तो ओकरा कथी कहबै तो इलास्टिक जेना अहाँ सब कपड़ा सब की कही एक कपड़ा में इलास्टिक है नमृत रही कोनो कपड़ा नहीं रहे ई कपड़ा जेना कपड़ा इलास्टिक है नहीं आ कोनो कपड़ा देखो की होते जेना उ रहत बहुत छोट जखा लगत रहे पेनी तो पूरे बॉडी में चिपक जाइत रहे आ ओकरा तनित रही तो जाइत रहे है ना तो उ अहाँ से देखने होबे वो गाँव घर में वही कपड़ा की कहते हुए ये कपड़ा इलास्टिक है एक मतलब कथी तना या फिर ओहने अवस्था में चल जाए सुनने छे एहन सुनने छी कि नहीं इलास्टिक कपड़ा सब नहीं सुनने छी तो आब इलास्टिसिटियों के अपना सब बहुते फायदा उठा सके छी जेकरा में इलास्टिसिटी के गुण है ओकरो कारण से बहुते फायदा उठा सके छी आ प्लास्टिसिटी के कारण से अगर ईटा में ई गुण रहते ईटा में गुण रहते कि जेहन आकार में चली ना फिर अगर फोर्स लगा तो ईटा के ईटा बना दिलिए आ फिर पहने के आकार में चलते तो सब घर सब टूट जेते ओना हो सके चलिए इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी के अलग अलग अपन विशेषता है अहाँ के था केकरा में बेसी सहन करे के क्षमता होता है इलास्टिसिटी वाला चीज़ के कि प्लास्टिसिटी वाला के प्लास्टिसिटी वाला के बेसी सहन करे के क्षमता के मतलब बुझिए इलास्टिसिटी वाला है ओकरा की होते मान के चलो ओहि पर फोर्स से लगबी ना तो अपना आकार चेंजो करके बर्दाश्त करके रह जाते लेकिन प्लास्टिसिटी वाला में की होते ओकर फोर्स ओकरा में लिमिटेशन फोर्स मात्र रहते जेना ओकरा दबेते के लिए देते लास्ट में टूटे सके हमें नहीं बुझली बात जब तक आड़ भार लेन तब तक ठीक से ही रहा है लेकिन भार ओकरा सहे के क्षमता खत्म होते टूट जाते लेकिन इलास्टिसिटी वाला में क्या होता है कुछ हद तक ओकरा में क्या होता है कि वो नमर जाते लेकिन किनका क्या होता है कि ओकर भार थमने रहते बात समझ में क्या बड़का बड़का पुल सब बड़का पुल सब बने तो अहाँ के कथी सब दी अहाँ के भिन्न प्रकार के स्टील सब दी तो वो स्टील सब में इलास्टिसिटी के क्षमता बेसी रही की बुझली बात ओहन प्रकार के मोटका स्प्रिंग सब लगेने रही चाहे मोटका स्टील सब के प्रयोग कर रही पुल सब में बड़का पुल सब में तो ओकरा में इलास्टिसिटी के क्षमता बेसी रही तो एक ओकर भार थमे के क्षमता कथी रहता है बेसी रही बात समझ में क्या सबसे बेसी अहाँ के बहुते बेसी अहाँ के कथी में तो स्टीलों में बहुत ज़्यादा कथी अहाँ के इलास्टिसिटी के नेचर होई ताकि से स्टील के चीज़ फिर नहीं नमरी तो ओहन प्रकार के आकार बना के कथी कही तो भार थमे के क्षमता योग्य बनौबी जेना सब मेला में देखने होबे बच्चा सबके कूदे वाला अथी रहे कथी कहै छै ओकरा जंपिंग कहै छै मेला सब में देखबै बच्चा सब कूदे रहत आ कहियो काल अहाँके लड़को सब जाके कूदे लगैत रहे अहूँ कूद रहै छी ओकरा तर में देखबै एते मोट के स्प्रिंग रही लागल तू इलास्टिसिटी के कारण से थमी है भार के कि प्लास्टिसिटी के कारण से तो इलास्टिसिटी के कारण से ओते भार थमी ओकरा भीतर में देखी छी स्प्रिंग लागल रहे समझ में आयल क्या है वो स्प्रिंग सब अहाँके रहे खास करके अहाँके स्टील सबके रही कथी के रही धातु सबके रही तो ओकरा में ओते भार सहे के क्षमता कतऽ से अभी तक इलास्टिसिटी के कारण समझ में आयल नहीं बात बुझली कि बुझ सको तो एहि प्रकार से अपना सब इलास्टिसिटी आ प्लास्टिसिटी के बारे में एक बेसिक बात अपना सब बुझली ओना किताब में भी कुछ बात सब देने होबे अहाँ सब है ना तो जेकरा में बाहरी असंतुलित बल लगेला के बाद ओकर आकार पुनः पहले के अवस्था में अगर आ गेलै कथी कहबै ओकरा तब आ जेकरा वो आकार एक बार मारलिए जेना आटा जे रही आटा के अपना सब की कहते छी कहियो काल रोटी पकावे क्रम में देखबै कहियो काल मन लागत ओकरा खेला केलक आटा खूब खेलैत रहे आदमी सब खेलने छी अहाँ से पकावे के मन तो ओकरा ऊपर एना के ऊपर लगली भड़का देली ऊपर लगली भड़का देली नहीं पकावे के जो रोटी मन रही तो खेला करते रही है ना तो अहाँ देखने होबे जब इतना जो सूखा आटा रहे तो ओकरा कथी कहै छै ऊपर से अपना सब अथी करैत रहे कथी कहै छै ऊपर मतलब सब ईटा के अथी ईटा कागज अथी आटा सबके जमा कऽ के है ना आ जमा कऽ के फिर भड़काबै छी ना मतलब
पहले जमा कर भड़कैली तो वो तो लूज टाइप के रही तो वो ओहन अवस्था में मतलब पहले ओहन अवस्था में कोई तो अहाँ के आटा सब पहले के अवस्था में आ सके भड़केला के बाद अभी मतलब सबको उठा दिली और उठेला के भड़की तो फिर पहले के अवस्था में चला नहीं चलोगे लेकिन वही आटा में जब अपना सब पानी धऽ के मुछ देवे साइन देवे आ सनला के बाद एक फाइट ना के मारबे ना तो फाइट के सीन होने रह जाए कि फेन बदल जाए तो जब तक सूखा आटा तो की होता अपन आकार के पहले जगह चेंज करके क्षमता कनिका झल जाए लेकिन ओकरा पानी धै छी ना तो एक बार आकार चेंज करी तो ओहने रह गई जेहने रोटी के पकाई से अथी कथी पकला के बाद से दी छे तो ओहने रोटी नहीं जाए तो सूखल वाला में माने जो आटा रहते अवस्था में प्लास्टिसिटी के गुण देखल के इलास्टिसिटी के सूखा वाला में कनिका इलास्टिसिटी के गुण देखल के आ ओकरा जब पानी से मुछ दी छे तो जेहने माथी माली तेहने आकार में चेंज भैत रहे वो प्लास्टिसिटी के गुण देखल के समझ में आयल कि जेना माटी के कोनो मूर्ति बनाबै छी तो माटी के मूर्ति बनाए प्लास्टिसिटी के फायदा है कि इलास्टिसिटी के फायदा है कैला कि जई आकार में ढाल दी छी ओहने आकार में रह जाए कि नहीं रहे अगर फिर वो आकार चेंज करके समझ तो सब मूर्ति खराब होती समझ में आ गया तो कुछ फायदा इलास्टिसिटियों के अपना ठाव पर है आ कुछ फायदा प्लास्टिसिटियों के अपना ठाव पर है इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी तो कुछ बुझलियो तहाँ से आब एक बारे में देखो किताब में की देने ए बहुते प्रकार के एग्जाम्पल देने होगा अहाँ के में अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप देने आ वही क्रियाकलाप से कथी कहिए आकार आ साइज में परिवर्तन होए है आ भेला के बाद पहले के अवस्था में अबे कि नहीं अबे से पूछिए जेना अहाँ के कुछ एग्जाम्पल देने किताब में देख सके छिए अहाँ के कहे के मात्र सुनू जेना मेटने रबर को दुई छोलाई चाप नहीं तनकाव नहीं व्यंग्याव नहीं बटार नहीं अहाँ सब मेटौना बुझिए मेटौना के लऽ के ओकरा कस के तानि दी किनका कस के तानि दियौ ओकरा किनका एना करके मोड़ि दियौ जेना मानि चलू इहे बुझू ने एक प्रकार के मेटौना है एकरा में करके मोड़ि देलिए ए सुन तो मोड़ला के बाद छोड़बी फेरू तो छोड़ला के बाद ही पहले के स्थान सबसे पहले मोड़ली तो आकार तो चेंज भऽ गेल कि नहीं भेलै आ छोड़ला के बाद फेरू पूर्ण पहले के आकार में अलग नहीं से कहू एहि के मतलब इलास्टिसिटी के देखल कि प्लास्टिसिटी के तो हम अहाँ सबके कहै छी अथी कथी कहै छै उदाहरण सब अहाँ सबके मात्र कहे कि इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी कहि देबै तो पहले वाला तो अहाँ सब बुझे गेलिए दोसर का देखे रबर बैंड ला तनकाउदा रबर बैंड के तनका के छोड़ देवे ये कथी भेलै तो हाथ का औंला ले टूथपेस्ट को निचोड़ने हाथ के औंला से है ना टूथपेस्ट के कस के कथी कहते अहाँ के निचोड़बै तो निचोड़ला के बाद फिर वही अवस्था में चल जाता है जत से कहू तो ई प्लास्टिसिटी के गुण देखबे प्लास्टिक को टुकड़ा ला दू छेव बाटा तनकाउने प्लास्टिक के टुकड़ा के दू छेव से कथी कहबे अपना सब तनकावे प्लास्टिक के ई केना बुझाबे मतलब फिर वो आ सके हवे है ना ई हाथ को लाले टूथपेस्ट निचोड़दा के मतलब बुझलिए अहाँ सब कथी कह चाल के आकार तो परिवर्तन होते लेकिन फिर अब देखिए एना है कि हम कही सुनू कर कौन सेंस में कहे से बुझे पड़े अगर मुन्ना लागल है में कवर लागल है ना तो दबावे तो फिर वही अवस्था में आ सके नहीं बोलिए आ वही में से टूथपेस्ट निकल रहा तेन अवस्था में होते तो आकार चेंज होता है अभी कौन सेंस में कही तक अपने बुझे पड़े अब दुनू वाला बात हम कह दिलिए अहाँ के जेना बैलूने के दबावे छिए आ ओकरा मुच्छी बंद कर देने तो ओकरा आकार चेंज भाई तो फिर वही आकार में अभी नहीं अभी तू कथी गुण देखबी तो बात समझ में निकल एना बुझू ना ए ओकरा पर बाहरी फोर्स लगेला के बाद ओकरा आकार चेंज भऽ गेलै परमानेंट रूप से चेंज भऽ गेलै ई कथी भऽ गेलै तऽ प्लास्टिसिटी भऽ गेलै कथी बोलता नहीं कहते रही नक भाषा फोड़ देबो कथी कथी भेलै कही था फोड़ दे मारी धसा दे कथी भेलै तऽ प्लास्टिसिटी जेना हमरा ये मारली फेर ओहने रह गेली कि केना कि धस गेली कोन गुण भेलै इलास्टिसिटी मांस में कथी अहाँके इलास्टिसिटी तो इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी बुझली कि नहीं अब में अहाँ के कुछ बात सब देने सुन ध्यान से हम के पढ़ के सुना दी अहाँ सबके लो अब देखो रबर बैंड ला रबर बैंड ला विस्तारित तंदा इसको लंबाई बढ़ रहा इसमें लगाने बाहरी बॉल हटाता इसको अपने मूल लंबाई में फिरता हूँ क्या होती ना रबर बैंड के तन कहबे तो नमर जाते आ छोड़बे तो पहले के ओकर जे लंबाई पर तो लंबाई में जाते कि पहले नंबर ले जाते नहीं कौन गुण के कारण से इलास्टिसिटी ये सब अहाँ सब बुझ गए लास्ट में देखो तो कहिए कुनै वस्तु में कुनै वस्तु में विभिन्न दिशाबाट बल लगाउँदा समग्र में एकल बल में रूप में एकल बल में बल का रूप में परिणात्मक बल को असर देखिन्छ
अनि वस्तुको बनावट लगाइएको बलको कारणले गर्दा परिमाण र दिशा अनुसार परिणात्मक बलको वस्तुको आकार र साइजमा परिवर्तन गर्छ र परिणात्मक बल जसले वस्तुको आकार र साइजमा परिवर्तन ल्याउँछ त्यसलाई डिफर्मिङ फोर्स भनिन्छ। एउटा नयाँ बातले अपना सब कोनो वस्तुमे बल लगाबै छी त बल लगेला तो कथी होता आकार में परिवर्तन अभी कि नहीं अभी ओकरा साइज में परिवर्तन अभी कि नहीं अभी तू जे बल लगेला के बाद जे आकारे पकड़ भी सब कथी करै छी इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी के एग्जांपल देखाबै छी ओकरा हैं एक नया फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कहबै कोनो वस्तु में जे बल लगेला के ओकरा आकार चेंज करते ओकर साइज के चेंज करते वही फोर्स के कथी कहबै अपना सब डिफॉर्मिंग फोर्स कहबै बाहरी बल लगेला के बाद केकरो आकार साइज के परिवर्तन करती न ओकरा कथी कहबै अपना सब डिफॉर्मिंग कथी कहबै त ल अब यहाँ दिएको चाहिँ कुनै निश्चित सीमासम्म डिफर्मिङ फोर्सबाट डिफर्मिङ बल हटाउँदा उक्त वस्तु आफ्नो मूल स्थितिमा फिर्ता हुन्छ। अब की होइ है अब कोनो वस्तु में बल लगबै त लिमिटेबल लगाए पड़तै ना रबर के तनकबै छी त एते नहीं तनकायो कि टूटे जतै हमर बात बुझि गेलिए त ओकर सब इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी खत्म भते नहीं बुझली बात एकटा नहीं बोलिए ए लड़का कैला बीच में कच्चा कच्चा कर छी आ कहूँ जाए नहीं होती साउंड निकल तो सबके कपार फोड़ देवे एते बहुते काल से हम बजते छी लो सुनो तो ओकर तो लिमिटेशन फोर्स हो पड़ली ना अहाँ लिमिटो से बेसी लगाबू तो टूटो सकिए नहीं लेकिन सहे के क्षमता केकरा कारण से रही तो ओकरा में रहे वाला इलास्टिसिटी कारण से सहे के क्षमता रहे जेना एकरा अथी मान के चलू कोनो अथी लकड़ी है कोनो ओकरा फोर्स लगे तो टूट सकी हवे तो प्लास्टिसिटी के कारण ओकरा में इलास्टिसिटी गुण नहीं चलिए लेकिन की तरह के जे रबर रहते तक कनिका मोड़बो करबे जेना एकरा कनिका मोड़बो के लिए तो एकरा में इलास्टिसिटी गुण चलते ना पहले के अवस्था में चलल लेकिन अहू के कस के तोड़ पूरे देना पूरे हाई पावर से फोर्स लगावे लगबे तो टूट सकिए न तो बेसी लिमिट से बेसी लगायो तब कि हर चीज के अपन इलास्टिसिटी के लिमिट होते कि नहीं होते सकल त एकदम होते ए कुनै डिफॉर्मिंग वस्तु ए सुन न कुनै डिफर्म वस्तुबाट डिफर्मिङ बल हटाउँदा आफ्नो मूल अवस्थामा प्राप्त गर्ने गुणलाई इलास्टिसिटी भनिन्छ माने बाहरी फोर्स लगाबै डिफर्मिङ फोर्स लगाबै फोर्स लगेला के बाद उ त आकार चेंज करते आकार चेंज कैला जे केने रहते ना फिर डिफर्मिङ फोर्स ओकरा पैसा हटा देबै बाहरी फोर्स अपना समय से छोड़ा लेबै मतलब ओइ के जे फोर्स लगल तके हटा लेबै तो फिर वो पहले के अवस्था में आ जाते पहले का कार में होते वही गुण के कथी कहबै त इलास्टिसिटी तपाईको यो पाठ को शुरू में तैयार गरेको सूची इलास्टिसिटी को परिभाषासँग मेल खाएर भने जाँच गर्नुहोस् अपना सब जे प्रयोग छले किने शुरू में छले किने तो इलास्टिसिटी के डेफिनेसन मिल्ने कि मिल्छ कहू त ल बनावट का आधारमा वस्तुहरूको फरक इलास्टिसिटी हुन्छ इलास्टिसिटी बढी हुने वस्तुको आकार र साइज परिवर्तन गाह्रो हुन्छ जेकरा में इलास्टिसिटी कथी तरह के बेसी होते ओकर आकार के साइज के परिवर्तन करे में गाढ़ा होते कि नहीं होते कहू तो बहुत गाढ़ा होते डिस्टर्ब होते इलास्टिसिटी बेसी बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी रहते में वास्तव में कहला कि अपना सब डिफरेंट फोर्स लगा अब पहले ही फिर कर देता है कि पहले के अवस्था में आवे चाहते स्टील को इलास्टिसिटी एकदम बढ़ी हुन्छ कथी के एकदम बढ़ी हुने भएकोले गर्दा यसलाई प्रयोग बलियो घर पुल आदि निर्माण गर्नको लागि गर्छ स्टील सबके कथी होइत ओकरा सबके बनावट के आधार पर जब अपना सब इलास्टिसिटी के अगर चेक करबै तो ओकरा सब इलास्टिसिटी कथी होइत बहुत ज़्यादा होई जेकरा कारण ओकरा सब कथी त बड़का बड़का बिल्डिंग सब पुल सब बनाबे लागि कथी कहत प्रयोग करी त्यसपछि वस्तुमा निश्चित परिमाण भन्दा बढी डिफर्मिङ फोर्स लगाएमा उक्त वस्तु थायी रूपमा डिफर्म हुन्छ वस्तुमा के भन्छ त निश्चित परिमाणात्मक भन्दा बढी डिफर्मिङ फोर्स यदि लगाइदियो भने उक्त वस्तु थायी रूपमा डिफर्म हुन्छ र यसरी बलको प्रयोग वस्तु आकार र साइजमा थायी रूपले परिवर्तन आउने गुणलाई प्लास्टिसिटी भनिन्छ कुरा बुझ्नु होइन अब कुनै वस्तुमा यदि हामी के गर्यो भने त्यसको लिमिट भन्दा यदि बढी बल लगायो भने त्यो वस्तु के हुन्छ त पूर्ण रूपमा त्यसको आकार परिवर्तन हुन्छ अनि यस प्रकारले पूर्ण रूपमा आकार परिवर्तन हुने नै के हो त प्लास्टिसिटी हो के हो त प्लास्टिसिटी हो अब लास्टमा के दिएको छ त यसरी बल को प्रयोग गरेर वस्तुको आकार स्थायी रूपमा पर्मानेंट रूपमा के हुन्छ त परिवर्तन आउने गुणलाई प्लास्टिसिटी भन्छ प्लास्टिसिटीले गर्दा मुचेको माटो माने जब माटो के सन्ने रहे छे सजिलै आकार दिएर ईटा बनाउन सकिन्छ त माटी के ईटा बनाए कोन गुण के कारण से भेल सकौ त माटी के पानी मिला के मुछ के ओकरा ईटा बना देलिए तो कथी त्यो के भयो त हाम्रो प्लास्टिसिटी किनकि त्यसमा हामी के त जुन डिफर्म फोर्स लगाए छौ बाहरी बलको जुन प्रयोग गर्छौ त्यस कारणले गर्दा त्यसको आकार परिवर्तन भएको छ कि छैन भन्छ पूर्ण रूप में थायी परिवर्तन छ कि अस्थायी परिवर्तन छ परमानेंट परिवर्तन है कि टेम्पोररी परिवर्तन है परमानेंट केकरा में त मतलब एकरा कथी प्लास्टिसिटी कहबै ल प्लास्टिसिटीले गर्दा मुचेको माटो शरीर आकारमा बनाए ईटा बनाउन सकिन्छ थायी रूपले डिफर्म वस्तुमा निरन्तर बल बनाउँदा छुट्ने वा भाँच्ने क्षमता हुन्छ
अगर जरा प्लास्टिसिटी के गुण है ओकरा में अगर फोर्स बेसी लगते रह गई तो टूटे के सामना रहते नहीं रह सको। आ प्लास्टिक इलास्टिसिटी में कुछ हद तक सह के क्षमता रही कि नहीं रही। तो प्लास्टिसिटी में की बुझ रही अगर ओकरा में बाहरी डिफरेंट फोर्स लगावे तो अगर बेसी फोर्स लगावे तो की होता है के टूट सकी हमें। तो यस प्रकार ले हामीले के बुझ्यो भने इलास्टिसिटी के हो, प्लास्टिसिटी के हो र न्यूटन को चार्ल्स सम्बन्धी तेस्रो नियम के हो। तो आज को पढाइमा हामी तीनवटा कुराको बारेमा छलफल गर्यो। यस प्रकारले यो चैप्टर हाम्रो समाप्त हुन्छ। र अर्को कुरा तिमीहरू के गर्ने त्यो चैप्टरको पुरै एक्सरसाइज भोलि बनाएर ल्याउने हो। यो चैप्टरको कुरा बुझ्यो र टेन्सेट लिएर पनि आउने।